बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री क्लास 10 के बाब 18 साल्ट्स के मशक के ये मुख्तसर जवाबी सवालात करेंगे। इनकी तादाद टोटल 5 है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कौन से अवामल आयंस के मबैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ताकतवर होने के ज़िम्मेदार हैं। तो स्टूडेंट्स दो अवामल हैं, एक आयंस पर चार्ज की मिकदार और आयंस के दरमियान फासला। ठीक है, तो ये देख लें स्टूडेंट्स, जो आयंस के दरमियान बॉन्ड बनता है उसकी ताकत के अनुसार चार्जेस की मिकदार, ठीक है, ये पहला है, और उनके दरमियान फासले पर होता है। सो ये बेसिकली इसका आंसर आप बुक से कर सकते हो। और जो मैंने लिखा है उसमें मैंने एक बात इजाफी लिखी है, ये भी बताया है कि चार्जेस की मिकदार अगर ज़्यादा होगी तो फिर आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या बॉन्ड बनेगा वो ताकतवर होगा, और फासला कम होने से वो ताकतवर होता है। तो चार्जेस ज़्यादा होने से और फासला कम होने से वो बॉन्ड ताकतवर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर मैं दो सिनेरियोज बनाऊँ ना, एक ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है, मतलब आयन है, और एक ये आयन है, ठीक है, ये मुस्बत है और ये माइनस है, और इन पर चार्जेस की मिकदार कम है। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर मैं नीचे एक बड़ा मुस्बत आयन बनाता हूँ ना, यानी कि ये शो करवाने के लिए कि इस पर आयन की मतलब चार्ज की मिकदार ज़्यादा है, और इधर मैं एक बड़ा नेगेटिव आयन यानी कि एनायन बनाता हूँ, तो इन दोनों में जो बॉन्ड होगा वो ताकतवर होगा, क्योंकि फासला तो इन दोनों में सेम है लेकिन चार्जेस की मिकदार ज़्यादा है इसमें। तो चार्जेस की मिकदार ज़्यादा होने से बॉन्ड ताकतवर बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ताकतवर होंगी। ठीक है, तो ये तो चार्जेस की मिकदार वाला बताया। अब बात करते हैं फासले के लिए। अब लेट सपोज कि ये हमारे पास एक मुस्बत आयन है और ये हमारे पास एक मनफी आयन है, एंड इसी तरह से उतना ही चार्ज हमने रखना है, एक ये हमारे पास मुस्बत है, मतलब ऑलमोस्ट उतना ही है, और एक ये हमारे पास मनफी है। अब देखें ना, दोनों चार्जेस की मिकदार तो सेम है, बट उसका अगर आप फासला देखो तो वो ज्यादा है, एंड इन दो का फासला जो है वो कम है। तो किस में कशिश ज्यादा होगी? ज़ाहिर सी बात है, जो करीब करीब है उनमें कशिश ज्यादा होगी। ठीक है, सो इसका मतलब यह है कि फासला कम होने से चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होती है, बॉन्ड ताकतवर बन जाता है। फासला कम होने से बॉन्ड ताकतवर होता है और चार्जेस की मिकदार ज्यादा होने से बॉन्ड ताकतवर होता है। तो ये दो बातें हमने आगे मजीद लिखनी है। ठीक है, तो तब जाकर अच्छा हो जाएगा इसका आंसर, और बुक में बस उन्होंने यहां तक के लिखा हुआ है। तो चलें अब इसका आंसर हम लिखते हैं। सो यहां पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हो, आयंस के चार्जेस की मिकदार और उनके दरमियान फासले आयंस के मबैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ताकत के जिम्मेदार अवामल हैं। वही बात जो ऊपर मैंने बताई कि दो हैं, एक चार्जेस की मिकदार और इनके दरमियान फासले, ये दो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की ताकत के जिम्मेदार अवामल हैं। ऊपर भी चलें देखें ना, सवाल में भी उन्होंने लिखा है कि कौन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ताकतवर होने के जिम्मेदार अवामल हैं। तो वो नीचे फिर सवाल के मुताबिक आपने बता देना है कि ये फोर्स की ताकत के जिम्मेदार अवामल हैं ये दोनों। कौन कौन से दोनों हैं? आयंस की चार्जेस की मिकदार है और उनके दरमियान फासले हैं। ठीक है, अच्छा नीचे फिर ना वो दूसरी बात जो मैंने आपको समझाई है वो भी लिख दें कि चार्जेस की मिकदार बढ़ने और फासला कम होने से आयंस के मबैन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ताकतवर हो जाती है। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको समझाई कि अगर चार्जेस की मिकदार बढ़ेगी और फासला कम होगा तो फिर ही आयंस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ताकतवर होगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी स्टूडेंट्स नीचे आपने लिख लेनी है तो मजीद अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, क्या लेड 2 क्लोराइड पानी में हल पजीर है? तो स्टूडेंट्स देखें, अब आपके ना इसमें सोलिबिलिटी का जो असूलों का एक टेबल है वो बताया गया है, तो उस पर आ जाएं। तो ये देखें स्टूडेंट्स, पानी में साल्ट्स की हल पजीरी का ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, अगर आप ऊपर भी देख लो, यहाँ पर भी उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स देख लें, सिल्वर और लेड के क्लोराइड्स पानी में हल नहीं होते। ठीक है, तो ये बात हमारे मकसद की है। नीचे भी अगर आप टेबल से समझना चाहो तो टेबल से भी आप स्टूडेंट समझ सकते हो। ठीक है, अब टेबल में अगर आप देखो तो ये क्लोराइड लिखा हुआ ना, मेटालिक क्लोराइड, ज्यादातर तो हल पजीर हैं, लेकिन सिल्वर और लेड के ना हल पजीर हैं। वो हमने ऊपर भी देखा, सिल्वर और लेड के क्लोराइड पानी में हल नहीं होते, यहां पर भी उन्होंने बताया। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करवाया था कि ये उन्होंने ना आपकी उर्दू मीडियम बुक में टेबल गलत बनाया हुआ है। ठीक है, तो इस कोई भी नहीं को काट कर इनको ऊपर ऊपर आपने कंसीडर करना है, यानी कि ये तीर जैसे लगाए हैं ना, हाँ, और आखिरी वाले का ज्यादातर ना हल पजीर ये इसमें आ रहा है, ये उसमें आ रहा है, ये उसमें आ रहा है, ये ऊपर वाले में। तो मेटालिक क्लोराइड की ये ऊपर करना है, सिल्वर और लेड के ना हल पजीर हैं। ठीक है, ये एरो से आप समझ लो। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमने चलें बता दिया। अब इसका जवाब किस तरह से बताना है वो थोड़ा सा समझ लें कि गर्म पानी में ये थोड़ा सा हल पजीर हो जाता है, तो फिर भी हम इसको ना हल पजीरी कंसीडर करते हैं, क्योंकि ठंडे पानी में ये तकरीबन ना हल पजीर है। ठीक है, तो इस वजह से तो चलें आंसर मैंने लिखा हुआ है वहां से समझें। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं, लेड क्लोराइड ठंडे पानी में तकरीबन ना हल पजीर है। वही बात जो मैंने पीछे आपको बताई कि ये हल नहीं होता पानी में, लेकिन ये गर्म पानी में थोड़ा सा हल हो जाता है। तो गर्म पानी में ये थोड़ा सा हल हो जाता है, इसलिए हल पजीरी के असूलों के मुताबिक इसे ना हल पजीर साल्ट्स में ही शुमार किया जाता है। जो हमने स्टूडेंट्स देखा कि इसको ना हल पजीर साल्ट्स ही समझा जाता है, क्योंकि ठंडे पानी में तो तकरीबन ये ना हल पजीर है।
और गर्म पानी में थोड़ा सा हल होता है, तो उस थोड़े से हल होने की वजह से हम इसको हल पजीर नहीं समझ सकते। और फर्दर ठंडे में तो तकरीबन हल नहीं होता, गर्म में ही हल होता है, और वो गर्म में भी थोड़ा सा हल होता है, तो इस वजह से इसको हम ना हल पजीर साल्ट्स में ही तस्वर करते हैं या शुमार करते हैं। ठीक है, तो ये उधर से भी मैंने आपको बता दिया कि हल नहीं होता। यहां पर ये फिर स्टेटमेंट लिखकर आपने मजीद बता देना ठंडे और गर्म पानी का, तो मजीद स्टूडेंट्स अच्छा हो जाएगा, पूरे के पूरे 2 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, कौन से लेड साल्ट्स पानी में ना हल पजीर हैं। इसके लिए भी आप टेबल पर आओगे। सो यहां से स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, लेड के क्लोराइड पानी में हल नहीं होते, और लेड के सल्फेट्स यानी कि लेड सल्फेट भी पानी में हल नहीं होगा। दो तो ये हमने नाम बताने हैं, एंड फिर नीचे टेबल से भी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, आप टेबल से इजी हो जाता है अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह समझ लो। ठीक है, और ये जो बात मैंने ऊपर वाली बताई ये आपने याद रखनी है। क्लोराइड, तो क्लोराइड का ये ऊपर है सिल्वर और लेड, तो लेड हमने लेड के नाम लिखने जो हल नहीं होते, तो लेड क्लोराइड, ये ऊपर भी वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि लेड क्लोराइड पानी में हल नहीं होता। ब्रोमाइड का भी लेड है, तो लेड ब्रोमाइड भी हल नहीं होगा। आयोडाइड का लेड आयोडाइड भी हल नहीं होगा। 3 नाम ये होंगे, तो कौन कौन से हैं जी? लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, ये तीनों नाम आपने याद रखने हैं। फिर नीचे आए तो मेटेलिक सल्फेट है। सल्फेट में ना ये ऊपर बैरियम और लेड और कैल्शियम के ना हल पजीर है, तो हमें लेड से ताल्लुक है, तो लेड सल्फेट भी हल नहीं होगा। ठीक है ना, इसकी सेहत में ये ऊपर है, तो लेड सल्फेट भी स्टूडेंट्स हल नहीं होता। तो कार्बोनेट भी देख लेना, सोडियम पोटाशियम और अमोनियम हल पजीर हैं, लेकिन बाकी ज्यादातर ना हल पजीर हैं। तो लेड कार्बोनेट भी चले स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं। तो ये 5 नाम चले हम स्टूडेंट्स लिख लेते हैं, लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड, लेड आयोडाइड, लेड सल्फेट, लेड कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 5 नाम मैंने लिखे हुए हैं, तो इनको चलें देखते हैं। सो ये आंसर स्टूडेंट्स आपने कर लेना है, लेड क्लोराइड PB। अच्छा, ये जो PB है ना, ये लेड का सिंबल होता है, PbCl2 लेड क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड PbBr2, ब्रोमीन आपको पता है Br होता है, लेड आयोडाइड, आयोडाइड का I होता है PbI2, लेड सल्फेट PbSO4। ठीक है ना, सल्फेट का SO4 होता है, और कार्बोनेट का CO3 होता है, तो PbCO3 लेड कार्बोनेट, और पानी में ना हल पजीर साल्ट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे आपने नाम याद करने और साथ में इनके फार्मूलाज भी याद कर लीजिएगा, तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड का 2 है, सल्फेट का 4 है, कार्बोनेट का 3 है, और PB लेड के लिए आपने सिंबल याद रखना है। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स आपने याद रखकर लिख लेने। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास 4th क्वेश्चन है, कोई से 2 ना हल पजीर कार्बोनेट्स के नाम बताने हैं। तो हमने स्टूडेंट्स कार्बोनेट्स के नाम बताने हैं, कोई से दो सिर्फ जो पानी में हल नहीं होते। आप पीछे देखें, तो अगर आप यहां पर देखोगे मेटेलिक कार्बोनेट्स हैं, तो मेटेलिक कार्बोनेट्स का ये वाला ऊपर जाएगा, ज्यादातर ना हल पजीर हैं। कैल्शियम जुजवी तौर पर है, बट चले हम इसको ना हल ही समझेंगे। ठीक है, और मेटेलिक कार्बोनेट्स में सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम कार्बोनेट्स जो हैं ये हल होते हैं। इसके अलावा बाकी ज्यादातर जो हैं वो ना हल पजीर हैं। तो इन तीनों के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारे जो हैं कार्बोनेट्स वो ना हल पजीर हैं। तो चलें स्टूडेंट्स, ये मैंने लिखा हुआ है, इन तीनों के अलावा ना बाकी जो ज्यादातर ना हल पजीर हैं उनके हमने नाम बताने हैं। और ये उसने यहां पर सिर्फ 2 पूछा है, तो हम चलें कुछ फालतू उसको आंसर बता देंगे। ठीक है, तो ये देख लें स्टूडेंट्स, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लेड कार्बोनेट PbCO3, ये कार्बोनेट जितने भी होते हैं ये CO3 होते हैं। ठीक है, बैरियम कार्बोनेट BaCO3, ये बैरियम वाली बात आपने याद रखनी है, और कॉपर कार्बोनेट CuCO3 पानी में ना हल पजीर कार्बोनेट्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात आपने याद रखनी है, मतलब ये कि ये 4 मैंने नाम चलें बता दिए हैं, वो कार्बोनेट्स हैं जो पानी में हल नहीं होते। आप कोई भी 2 याद कर लें। ठीक है, मतलब 4 याद कर लें, तो अगर एक आधा भूल भी जाता है तो आपको 3 या 2 तो एटलीस्ट याद रहेंगे ना, तो इस वजह से फालतू मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टल लैटिस किसे कहते हैं। तो पीछे आए, तो ये जो बेसिकली स्टूडेंट स्ट्रक्चर होता है ना, ये आयनिक कंपाउंड का, इस तरह के आयंस होते हैं, वो 3 जहतों में या 3 सिमतों में एक दूसरे को घेरा डाल लेते हैं। ठीक है, और एक ऐसा मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं, इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं मुखालिफ आयंस के दरमियान, वो हमने ऊपर देखा। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ना यहाँ से करना है, मुखालिफ चार्ज रखने वाले ये ना बेशक लिखें। ठीक है, आयनिक कंपाउंड में लिख लें, आयनिक कंपाउंड में मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयंस बाकायदगी के साथ, ये फिर भी ना लिखिएगा, बाकायदगी के साथ एक ही अंदाज में तीनों सिमतों में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे बताया। तो तीनों एक्सिस पर ये बेसिकली जुड़ते हैं। ठीक है, तो तीनों सिमतों में जुड़ते हैं, और तीनों अतराफ में फैला हुआ ये मजबूत स्ट्रक्चर होता है, बड़ा ये मजबूत स्ट्रक्चर है, बेसिकली मजबूत स्ट्रक्चर है। हाँ, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, इसको क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। ये तो इसकी तारीफ होगी। एंड आगे ये भी चलें बता दें कि आयनिक कंपाउंड्स में जो खास होते हैं वो इस बाकायदा स्ट्रक्चर की वजह से होते हैं,
और आम प्रेशर और टेम्परेचर के आम हालात में ये आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर अपना वजूद बरकरार इसी वजह से रखते हैं क्योंकि इनमें बड़ी मजबूत कशिश होती है और ये क्रिस्टल लैटिस बनाते हैं। तो ठोस भी इस वजह से हैं और आयनिक कंपाउंड में जो खसूसियात हैं वो भी इस वजह से हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये पूरा पैराग्राफ कर लें तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मजीद तो ये मैंने लिखा हुआ है, आप वहां से भी देख लें, यहां से भी आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर लेना आपने कि आयनिक कंपाउंड में मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन्स बाकायदगी के साथ एक ही अंदाज में तीनों सिमतों में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं जैसा बताया, और तीनों तरफ फैला हुआ ये मजबूत स्ट्रक्चर क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। तो ये जो मजबूत स्ट्रक्चर होता है ये क्रिस्टल लैटिस कहलाता है। आयनिक कंपाउंड जो खास रखते हैं ये इस बाकायदा स्ट्रक्चर की वजह से हैं। आयनिक कंपाउंड में जो भी खसूसियात हैं वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से होती हैं। और फिर आम प्रेशर और टेम्परेचर वाली बात बताइए कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन ठोस के तौर पर अपना वजूद बरकरार रखते हैं, वो इसी क्रिस्टल लैटिस की वजह से ठोस जो स्ट्रक्चर है वो बना कर रखते हैं, जिसको हम क्रिस्टलाइन ठोस बोलते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टलाइन ठोस इसी की वजह से बनते हैं। सो के स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। आयंस एक दूसरे को घेरा डालते हैं, तीनों सिमतों में घेरा डालकर एक मजबूत और मजबूत स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी मजबूत और मजबूत स्ट्रक्चर को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। मैंने आपको शक्ल भी दिखा दी है बुक से, ठीक है, वहां से आप समझ लीजिएगा। तो बाकी इनका बता दें कि आयनिक कंपाउंड में जो खसूसियात होती हैं वो इसी क्रिस्टल लैटिस की वजह से होती हैं, और बाकी जो क्रिस्टलाइन ठोस में पाया जाता है वो भी इसी क्रिस्टल लैटिस की वजह से पाया जाता है। सो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इन 18वें चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।